People, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are starting the fourth chapter of class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure. In the first video, we'll discuss Kossel-Lewis concept and bonds. So let's begin. First thing we discuss is Kossel-Lewis concept. So what is this concept? This concept gives a rule called octet rule. Octet rule क्या है? As per the Kossel-Lewis octet rule, the atoms of different elements take part in a chemical combination in order to complete their octet or duplet. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसीलिए करते हैं सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। आखिरी शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 या 2 कंप्लीट करने के लिए ही कोई भी एटम जो है वो एलिमेंट का एटम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। Lewis symbol क्या होते हैं? It is the representation in which the valence electrons are shown as dots around the symbol of the atom or ion. These are also named as electron dot symbols. इलेक्ट्रॉन डॉट सिम्बल्स या लेवाइस सिम्बल्स वो सिंबल जिसमें कि एलिमेंट का जो सिंबल है उसको शो करते हैं और उसके अराउंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डॉट बना कर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जांपल कार्बन कार्बन का सिंबल C और कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो कार्बन के अराउंड 4 डॉट्स बना देंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, सिंबल N है, N के अराउंड 5 डॉट, ऑक्सीजन O के अराउंड 6 डॉट एंड सो ऑन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड हेल्प इन कैलकुलेटिंग द वैलेंसी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से एटम में कितने हैं ये पता चलता है और वैलेंसी कितनी है उस एटम की ये भी पता चल जाएगा साथ में। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या है? स्टेबल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड डिस्पाइट इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स ऑफ सेंट्रल एटम। अब जो ऑक्टेट रूल है उसमें ये था कि ऑक्टेट रूल ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि समटाइम्स सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है फिर भी स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर मोस्ट शेल तो उस केस में भी ऑक्टेट रूल मोस्ट टाइम्स फॉलो नहीं होता। इफ द सेंट्रल एटम हैज़ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग दैट इज ऑक्टेट रूल इज एक्सपैंडेड। समटाइम्स द सेंट्रल एटम जो है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जब ऑक्टेट रूल ये कहता है कि 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और कभी कभी सेंट्रल एटम में 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं तो ऑक्टेट रूल वायलेट वहाँ भी हो गया। तो ये हो गया कुछ लिमिटेशंस, ये हर जगह फॉलो नहीं होता है, वायलेट होकर के भी कहीं पर स्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू राइट लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेवाइस स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन डॉट वो लिखते कैसे हैं? काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल एंड ऐड देम अप। एक मॉलिक्यूल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल उनको काउंट करना है एक एटम के और लिख देना है। इफ द स्पीशीज इज अ कैटायन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द फ्रॉम द टोटल। अगर कैटायन बनता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज ऑफ टोटल। टोटल जो मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इफ द स्पीशीज इज एन आयन ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव चार्ज ऑफ द टोटल। नेगेटिव चार्ज जो ओवरऑल है उससे ऐड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो काउंट किया उसको। फ्रॉम द स्पीशीज सेलेक्ट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड प्लेस इट एट द सेंटर। जो भी मॉलिक्यूल में एटम्स है उसमें से जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंटर पे आएगा। द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज रिसाइड एट टर्मिनल पोजिशन। और जो मोनोएटॉमिक है सिंगल एटम एटॉमिक एलिमेंट है वो हमेशा साइड्स में रहता है, एट अ टर्मिनल पोजिशन पर आएगा। प्लेस वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन pair between every pair of atoms to represent a single bond. The remaining electrons may account for the multiple bonds or act as lone pairs. सिंगल बॉन्ड के लिए हर एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि दो एटम के बीच में एक एक सिंगल बॉन्डिंग के लिए, सिंगल बॉन्ड बनने के लिए दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे वो लोन पेयर का काम करेंगे, यानी कि
ऐसे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग को पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? द टर्म लेवाइस स्ट्रक्चर in case of polyatomic ion, the net charge of the is the charge on the ion as a whole and not as the individual atom present in the ion. लेवाइस स्ट्रक्चर के टर्म्स में पॉलीएटॉमिक आयन पे जो नेट चार्ज है वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे होता है, सिंगल एटम पे नहीं होता है। तो इफ नीडेड द चार्जेस कैन बी असाइंड टू इंडिविजुअल एटम्स और आयंस, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। दीज आर रिप्रेजेंटेड चार्ज आर नॉट रियल। मतलब इसी को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। पूरे पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, और ये इंडिविजुअल आइटम को असाइन कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। दिस चार्जेस आर नॉट रियल। फॉर्मल चार्जेस आर असाइन टू द ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन असम्पशंस। फॉर्मल चार्ज जो असाइन किए जाते हैं वो कुछ असम्पशन पर बेस्ड होता है। शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली शेयर्ड बाय द बॉन्डिंग एटम्स। शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग एटम के बीच में बराबर तरीके से शेयर किए गए। लोन पेयर आर असाइंड टू द एटम ऑन विच दे आर लोकेटेड। लोन पेयर उन्हीं एटम को मिलते हैं जहाँ पे लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए। इन केस द मॉलिक्यूल द सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज जीरो वाइल द केस ऑफ आयन इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अगर आयन बनता है तो आयन पर जो भी चार्ज होगा वही हो जाएगा फॉर्मल चार्ज, और अगर टोटल चार्जेस का सम जीरो है तो फिर फॉर्मल चार्ज ऑल्सो जीरो। फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन द एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस अनशेयर्ड कितने हैं, हाफ माइनस हाफ टाइम्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग मैकेनिज्म। बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? एज पर द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एटम्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट विच मे बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। मतलब किसी भी बॉन्डिंग में, किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम एलिमेंट के एटम सभी पार्टिसिपेट करते हैं सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ही पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग। अब ये काम होता कैसे? बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है? इन द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक और कोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कि अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे करके, और जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट करने के लिए चाहिए ऑक्टेट, उसको गेन करके जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बॉन्डिंग या फिर आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। उससे जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए Na+ और Cl- के बीच जो बॉन्डिंग होगी, तो सोडियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl-, एंड Na+Cl- की जो बॉन्डिंग है उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इन दिस केस द एटम्स म्यूचुअली शेयर वन और मोर एटम्स एज रिक्वायर्ड विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम के बीच में आपस में शेयर होता है। एग्जांपल इन केस ऑफ CO2, ऑक्सीजन कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन OCO, तो दो का बॉन्ड ऑक्सीजन से आएंगे दोनों से, और चार मिल जाएंगे कार्बन को। कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों O को मिल जाएंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। In case where only one atom contributes while both atoms share electron, the bond is formed is called coordinate or dative bond. कभी केस ऐसा भी होता है कि दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, दूसरा एटम नहीं दे रहा है उसको। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया किसी एक एटम के पास, वो उसने दूसरे को दे दिया, लेकिन उसको खुद को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसने दिया तो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया दूसरे से। तो इस केस में डेटिव बॉन्ड बनता है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं उसको। इन केस ऑफ मेटल्स अरेंजमेंट लीड्स टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स के केस में जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है, और उस बॉन्डिंग को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। अब आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ठीक ठीक से पढ़ते हैं। इफ द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स
The bond formed is called ionic or covalent bond. It is formed due to electrostatic or coulombic force of attraction between two different ions, which holds the oppositely charged ions together by virtue of strong bonding forces. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है, दूसरा नेगेटिव में आ रहा है, तो इलेक्ट्रोक्यूलम्बिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू अपोजिट चार्जेस जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, रुकेंगे, और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी. कंडीशंस कब होगी आयनिक बॉन्डिंग? One of the atoms must be large in size so as to easily lose an electron, while the other atom must have small size so as to easily accept the electron. इलेक्ट्रॉन को एक ने लूज़ करना है, एक ने गेन करना है. तो जो लूज़ करेगा उसका जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल से दूर होना चाहिए, मतलब उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में आसानी हो. और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास होना चाहिए कंपैरेटिवली, ताकि बॉन्डिंग फोर्स जो है, बाइंडिंग फोर्स जो न्यूक्लियस से आ रहा है वो स्ट्रांग हो और एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को ईजी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, स्टेबिलिटी बनाना ईजी हो. Ionization enthalpy of one atom must be lower than, while the electronegativity of the other atom must be high so as to reduce the energy and provide stability. दो में से एक जो एटम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होनी चाहिए और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए. आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो कम होनी चाहिए, और दूसरे की जिसने एक्सेप्ट करना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी बढ़ जाएगी. इस तरीके से स्टेबिलिटी आएगी. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड के फीचर्स क्या होते हैं? एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर लूजली पैक्ड इन स्पेस. क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कि जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं इन स्पेस. द अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, और इस अरेंजमेंट को, अपोजिट चार्जेस के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस. आयनिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. टेक पार्ट इन आयनिक रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट इन नेचर थ्रू द आयन्स फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ डिजॉल्विंग इन वाटर. रिएक्शन में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करते हैं, आयन के सोल्यूशन में जाएंगे आयन के फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत जल्दी करते हैं स्टेबल होने के लिए. कंडक्टिव इन नेचर ड्यू टू मूविंग आयन्स. इनमें जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर एक वैकेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसलिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होता है. इस वजह से कंडक्टिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो कंडक्ट करते हैं. Soluble in polar solvents, the polar molecule interact with ions and energy released due to it. पोलर सॉल्वेंट्स में जो है soluble होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं. इन केस ऑफ वाटर एंड कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी और एंथैल्पी. और वाटर के केस में इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी. नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड. It is in this case the atoms mutually share one or more electrons as required, which results in the formation of covalent bond. Electron sharing may or may not take place symmetrical in nature. इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक या दो जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं, और सिमेट्रिकल होना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर होना पॉसिबल ज़रूरी नहीं होता है. किस केस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस क्या होंगी? द साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू एटम्स मस्ट बी कंपेरेबल. इस केस में दोनों की साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होनी चाहिए. और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू एटम्स मस्ट बी वेरी हाई. और आयनाइज होने की एंथैल्पी दोनों की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन लूज करना है शेयर करने के लिए, इसलिए. characteristics of covalent bond, they are directional, that is shape and geometry can be defined. डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी शेप और ज्योमेट्री जो है बॉन्ड्स की डिफाइन कर सकते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लो होते हैं, कम होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे. इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और इस केस में कोवेलेंट बॉन्डिंग में कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल. इनसॉल्यूबल इन पोलर एंड सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. उल्टा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर में
सोल्यूबल नहीं होते हैं और नॉन पोलर में सोल्यूबल होते हैं। पजेस स्लो मोलिकुलर रिएक्टिविटी, और इनकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये क्या होता है? इन केस वेयर ओनली वन एटम कंट्रीब्यूट्स व्हाइल द अदर एटम शेयर इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में दो एटम के बीच बॉन्डिंग तभी होती है जब दोनों में से एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को और उससे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक ने दिया दूसरे ने दिया, तो यहाँ शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पे डोनेट किया गया, डोनेशन हुआ। तो इस केस में, डोनेशन के केस में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव या डेटिव बॉन्ड। कंडीशंस क्या है, कब होगी डेटिव बॉन्डिंग? One atom must possess complete octet so as to act as donor and the other must have incomplete octet so as to act as acceptor। एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो डोनर बन सके, और दूसरे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए ताकि वो एक्सेप्टर बन सके। मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वही तो देगा, अपने पास नहीं है तो देगा कैसे? तो जिसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वही देता है, और जिसको एक्सेप्ट करना है उसके पास ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, एक्सेप्ट कर सके। तो एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जिसका कंप्लीट होगा वो डोनेट करेगा, जिसका इनकम्प्लीट होगा वो एक्सेप्ट करेगा। साइज ऑफ टू एटम्स मस्ट बी कंपेरेबल, साइज मस्ट बी कंपेरेबल दोनों का। इन दिस केस द एरो इज यूज टू डोनेट द बॉन्ड विद हेड टुवर्ड्स द एक्सेप्टर। एक एरो बनाते हैं जैसे यहाँ पे शो किया गया, और हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है, एंड टेल इज टुवर्ड्स द डोनर। इस तरीके से बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं डेटिव बॉन्ड के? द डेटिव बॉन्ड पजेस बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियली। डेटिव बॉन्ड में कुछ हद तक आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड से कैरेक्टर मिलते हैं। इट पजेस डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर इसमें होता है। हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक का ज़्यादा होता है, और इन दोनों का इसका बीच में होता है दोनों के। स्लाइटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन नेचर, कुछ हद तक कंडक्टिव होते हैं क्योंकि फीचर्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। स्लाइटली सॉल्युबल इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, अगेन दोनों के फीचर कंबाइन होकर आते हैं, इसलिए मोस्ट ऑल द फीचर्स आर समवेयर इन बिटवीन द फीचर्स ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।